हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, ये हमारे पेरेंट्स से हमें आ गया, ये इसका पेडिग्री क्या पेडिग्री ऑटोजोमल है कि रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, ये सब सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसके निमोनिक्स के साथ। और अगले वीडियो में ऑब्स्टेट्रिक्स इन जेनेटिक और इसके अगले वीडियो में पेडियाट्रिक्स इन जेनेटिक्स इन पेडियाट्रिक्स डिस्कशन करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ जीन को जेनेटिक्स कहते हैं। एक जीन में अकॉर्डिंग टू मेंडल एक जीन में कितने एलीज होते हैं? तो 2 एलीज होते हैं। एक होता है जो माँ तरफ से आता है और जिसको हम मैटरनल साइड कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं पापा तरफ से आते हैं जिसको हम पैटर्नल साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जीन है क्या? ये जीन एक क्रोमोजोम का पार्ट है। क्रोमोजोम इस तरह से होता है, 2 क्रोमैटिन का मिल के बना होता है। 2 क्रोमैटिन जहाँ पे मिलता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, और ये जीन जो है ना, इसका एक पोजीशन होता है क्रोमोजोम में, उसको हम लोकस कहते हैं। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोजोम होता है। 23 जो होते हैं वो एक दूसरे का होमोलोगस होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। और जो एक पेयर होता है ना, इसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। उसमें एक्स एक्स होमोलोगस होता है, लेकिन जो एक्स वाई होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। अब इसमें 2 टर्म आपको पढ़ना को मिलेगा, जीनोटाइप चेंजिंग और फिनोटाइप चेंजिंग। जीनोटाइप क्या होता है? तो जो इंटरनल चेंजेज होते हैं ना जीन के अंदर, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप जो एक्सटर्नल चेंजेज होता है, जैसे कि फिजिकल फीचर्स, ये सब जो आप बाहर से देख पाते हैं, जैसे कि 2 माँ लंबा हैं, पेरेंट्स दोनों के लंबा है, बच्चा छोटा हो गया, तो आप बाहर में देख सके ना, तो इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप चेंजिंग। और जीनोटाइप्स मतलब जीन के अंदर चेंजिंग हुआ है, उसको आप नहीं देख सकते हैं। जीन बना हुआ क्या क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ न्यूक्लियस में, लेकिन डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। न्यूक्लिक एसिड, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर इसका बेसिक आपको जानना है ना, तो बायोकेमिस्ट्री में डीएनए पार्ट में जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेनली इसका जो बेसिक यूनिट तो कहलाता है ना, वो होता है, ये 3 चीज़ों से बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें 2 होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन पूजा करते हैं, तो पूजा, इसमें ग्वानिन और एडेनिन होता है। और ये पूजा हमेशा 2 का पूजा करते हैं ना, जैसे सीताराम राधा कृष्णा, तो इसमें डबल सर्किल होता है। पायरिमिडीन में क्या क्या होंगे? तो थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। तो यहाँ पर देखिए होता है पूरा मिला के 4 ही। अगर आप आरएनए पढ़ रहे हैं तो ये टी वाला को भूल जाइए। कैसे होगा? तो सी और जी और ये दोनों बाइंडिंग करेंगे और ए और यू बाइंडिंग करेगा। लेकिन अगर डीएनए होता है ना, तो सी और जी और ए और टी बाइंडिंग करेगा। मतलब कि डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है, और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमीन एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। अभी बताया था ना कि एक जीन में 2 एलीज प्रेजेंट होते हैं, तो वही कह रहा है कि एक जीन में 2 एलीज प्रेजेंट होते हैं, और दोनों एक माँ तरफ से आते हैं, एक पापा की तरफ के आते हैं। अगर दोनों सेम ट्रेट होगा तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। कहने का मतलब है ए बी बी। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट ट्रेट होगा तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे, जैसे कि ए और ये। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। जीन है, अगर ए दोनों कैपिटल है तो होमोजाइगस, इससे सिर्फ एक निकलेगा ए। अगर ये क्या है, स्मॉल दोनों होमोजाइगस स्टेट है, तो इससे भी ए निकलेगा।
और हेटेरोजाइगस स्टेट है, इसका मतलब कि ए और ये दोनों अलग अलग निकलेगा। ठीक है, इसमें ए जो है बड़ा वाला वो हो जाता है डोमिनेंट, और जो छोटा वाला ए है उसको कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? परमानेंट जीन में जो चेंजेज होते हैं उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज होना। अब मेनली 3 कोड का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, जैसे CAT। ठीक है, इसमें से क्या होगा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा ऐसा कोड बना हुआ रहता है, तो किसी अगर एक न्यूक्लियोटाइड में प्रॉब्लम होगा तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और अगर पूरा DNA का एक पूरा बेस में ही हो जाएगा, जैसे कि इंसर्शन डिलीशन ऑफ द बेस हो जाएगा, जिसके कारण रीडिंग फ्रेम ऑफ DNA स्ट्रेंथ, पूरा स्ट्रेंथ में अल्टरेशन आ जाएगा, तो उसको हम फ्रेमवर्क म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो भी 3 तरह का होता है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन कहने का क्या मतलब है? सेम अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड इवन द चेंज्ड कोडॉन, मतलब कि कोडॉन चेंज हो गया है लेकिन सेम अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। मिससेंस म्यूटेशन कहने का क्या मतलब है कि एक अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट हो गया है दूसरे से, तो इसको मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। सिकल सेल एनीमिया आगे सब डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद आ जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड बाय स्टॉप कोडॉन, मतलब कि स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। इन तीनों से मेनली अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट हो जाना, जिसमें जैसे कि बीटा थैलेसीमिया में देखा जाता है, तो उसको कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में मेनली आपको अभी मैं रिव्यू करवा रही हूँ, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। इसको 2 टाइप में बांटा गया है जेनेटिक, एक तो क्लासिक इनहेरिटेंस और दूसरा अनक्लासिक इनहेरिटेंस। क्लासिक इनहेरिटेंस कहने का क्या मतलब है? जो मेंडल लॉ को फॉलो करे। और अनक्लासिक इनहेरिटेंस कहने का क्या मतलब है? जो मेंडल लॉ को फॉलो ना करे। तो मेंडल लॉ को फॉलो कौन कौन करता है? तो ऑटोजोमल और सेक्स लिंक। और क्लासिक इनहेरिटेंस फॉलो करता है मेंडल लॉ को। अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आएगा? तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और बाई लिंक्ड, इतना आता है क्लासिक में। और अनक्लासिक जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता है उसमें आता है गोनेडल, गोनेडल मोसियासिज्म, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। और कौन सा आता है? तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इतना आता है नॉन मेंडेलियन में। ठीक है, अब दूसरा बेसिस पे कह सकते हैं, ये तो था मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन। इसको भी क्या कहा जाता है? तो इसको सिंगल जीन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अभी जेनेटिक डिसऑर्डर को हम बात रहे हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और मल्टीफैक्टोरियल। सिंगल जीन डिसऑर्डर को 2 पार्ट में भाग है, क्लासिक और नॉन क्लासिक। क्लासिक को मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, नॉन क्लासिक को नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, जो अभी डिस्कस कर लिए। अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी 2 तरह का होता है, एक तो स्ट्रक्चर डिसऑर्डर और दूसरा न्यूमेरिकल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? सिंगल जीन डिसऑर्डर, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, इसमें हमारा जीन और इन्वायरमेंट दोनों असर करता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, तो सबसे पहले सिंगल जीन डिसऑर्डर में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर को फॉलो करता है, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, उसमें आता है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। मल्टीफैक्टोरियल जो जीन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड है,
डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, गॉथ, कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे मोनोजोमी और ट्राइजोमी के बारे में, ठीक है। एक और यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप और जो इसका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन होता है हल्ला, वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंट एंटीजन का। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए ये पूरा पेडिग्री दिया हुआ है, तो पहले हम पेडिग्री को समझते हैं ताकि ये पेडिग्री हमें ईजी से समझ में आए। तो पेडिग्री समझने से पहले उसके सिंबल को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के बेसिस पे। सबसे पहले अगर ये कोई सर्किल देखिएगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फीमेल। तो मेल को कैसे डिनोट करते हैं? स्क्वायर से। किससे? स्क्वायर से क्या होता है? मेल। उसके बाद अगर मेल और फीमेल कैरियर है तो कैसे पता चलेगा? देखिए ये हो गई फीमेल, ये हो गया मेल। कैरियर है तो ये इस तरह से हाफ सर्कल होगा, हाफ कलर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैरियर, ठीक है। और अगर डिजीज है तो कैसे पता चलेगा? तो पूरी तरह से इस तरह से कलर किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिजीज। ये डिजीज फीमेल और ये डिजीज मेल। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कैरियर भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोजोमल और दूसरा होता है एक सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोजोमल वाला जो होगा ना, वो इस तरह से कलर होगा, ठीक है। और सेक्स लिंक्ड वाला कैरियर किस तरह से होता है? तो इस तरह से, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसे दिया गया है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब प्रोबैंड। प्रोबैंड कैसा होगा? तो देखिए प्रोबैंड इस तरह से होगा, इस तरह से जो बाहर में तीर ऐसे दिखाया हुआ रहेगा, मेल या फीमेल, इसको क्या कहते हैं? प्रोबैंड, ठीक है। मिस कैरेज हुआ है तो कैसे दिखाएंगे? ट्रायंगल में दिखाएंगे। मिस कैरेज या एबॉर्शन को कैसे दिखाएंगे? ट्रायंगल में। मिस CARRIAGE कैरेज या एबॉर्शन को हम कैसे दिखाएंगे? ट्रायंगल में, ठीक है। और अगर किसी का सेक्स पता न हो, हर्माफ्रोडाइट, तो उसको हम इस तरह से सिंबल में दिखाएंगे। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप पेडिग्री को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी बताया था इस तरह का जो रहता है, जब ये जो एरो है वो बाहर है तो इसको प्रोबैंड कहेंगे। लेकिन अगर ये एरो क्रॉस कर गया तो क्या इसको कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? DECEASED, डिसीज्ड। अब डिसीज्ड मतलब क्या होता है? कि डेथ हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, और स्क्वायर दोनों को इस तरह से जोड़ा गया है। तो शादी में एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, ऐसे हाथ देते हैं, हाथ पे हाथ रखते हैं, तो उस तरह से समझ लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है और दोनों का शादी हुआ है, दोनों का ये हैंड है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया कैसा मैरिज? तो ये है नॉन कंसागियस मैरिज। अब नॉन कंसागियस मैरिज कहने का क्या मतलब है? लिख देती हूँ, नॉन CONSAINGUEOUS कंसागियस मैरिज। इसका मतलब कि परिवार में शादी नहीं हो रहा है। ये तो परिवार में शादी हो रहा है, इसका भी सिंबल होता है क्या? हाँ होता है। ये है फीमेल, ये है मेल, दो इस तरह से है लाइनिंग बीच में, तो इसको कहेंगे कंसागियस मैरिज। CONSAINGUINEOUS कंसागियस मैरिज, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसागियस मैरिज कहने का क्या मतलब है? रिलेटिव में शादी। अब कोई ट्विंस है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये ट्रायंगल में इस तरह से है, तो इसको कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और अगर ट्रायंगल में नीचे में जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो ट्विंस के बारे में भी समझ में आ गया। अब अगर किसी का शादी नहीं हुआ है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है, या जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो आप सोच रहे होंगे ये पेडिग्री में क्यों बता रही है,
कभी कभी होता है ना कि शादी नहीं होते लेकिन बच्चे हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जो कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट के कारण हो जाता है, तो उसको हम शो करते हैं इस तरह से। ये है मेल, ये है फीमेल। अगर ये पूरा लाइनिंग होगा मतलब कि शादी हो गया, लेकिन अगर सिर्फ हाफ लाइनिंग है फिर इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा रहा है, इसका मतलब इमोशनल अटैचमेंट या एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर है। ठीक है। अब किसी को एडॉप्ट किए हैं तो उसको कैसे दिखाएगा, जैसे कि अगर फीमेल को अडॉप्शन है तो इस तरह से, और मेल को अडॉप्शन है तो इस तरह से हम दिखाएंगे। इसको क्या कहेंगे, ADOPTION, एडॉप्शन। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना ही सिंबल आपको याद करना है पूरे पेडिग्री के लिए। अब समझते हैं कुछ बेसिक, जैसे कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस किसको कहते हैं, तो ऊपर भी सिखाया था। होमोजाइगस मतलब कि सेम होगा, हेट्रोजाइगस मतलब कि अलग होंगे। या तो शॉर्ट लिख दे, एक कैपिटल एक स्मॉल लिख देता है, या उसी में ऐसे म्यूटेशन दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, और ये हो जाएगा होमोजाइगस। ठीक है। तब इसको में देखते हैं कि ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट में कौन कैरियर होगा और कौन डिजीज होगा। ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कि कौन सा कैरियर होगा कौन सा डिजीज होगा, कुछ बेसिक समझ लेते हैं। पहले हेट्रोजाइगस का, मान लीजिए कि ये ए डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है और बी रिसेसिव है। ठीक है। ये हेट्रोजाइगस हो गया। अब ये दोनों का जब फ्यूजन करवाएंगे, हमेशा याद रखेगा, अगर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव रहा तो डोमिनेंट अपना फीचर शो करेगा, और जो रिसेसिव वाला है वो कैरियर की तरह काम करेगा। तो कैरियर वाला डिजीज कब होगा, जब दोनों रिसेसिव एक साथ मिलेगा तभी वो डिजीज होगा, वरना डिजीज नहीं होगा, वो कैरियर होगा। ठीक है। तो इसका फ्यूजन करवाएंगे तो बनेगा ए बी ए बी ए बी और ए बी, इस तरह से हमारा 4 बनेगा। ए बी दोनों डोमिनेंट है, इसमें ए डोमिनेंट है। ठीक है। और इसमें कौन सा डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल, इसमें बी डोमिनेंट है, बी का जो फीचर है वो दिखेगा, जो डोमिनेंट है वो उसका फीचर दिखेगा, और ये रिसेसिव है। मान लीजिए कि इसमें एक डिजीज हो गया। ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ। मान लीजिए कि ये रिसेसिव वाला है, ये डिजीज है। ठीक है। तो रिसेसिव वाला कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए डिजीज है, ये डिजीज है। ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा डोमिनेंट में, नहीं। इसमें कोई पड़ेगा, नहीं। इसमें क्या होगा, ये कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है। और इसमें डिजीज की तरह काम करेगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर हेट्रोजाइगस है और ऑटोजोमल रिसेसिव है तो वो क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वही डोमिनेंट है तो, डोमिनेंट कहने का क्या मतलब है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ऑटोजोमल डोमिनेंट ये है, ये डिजीज है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना डोमिनेंसी शो करेगा, तो ये डिजीज हो जाएगा और ये डिजीज हो जाएगा। तो सिंपल मात्रा में हम कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगस में ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है, और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज की तरह काम करता है। ठीक है। हेट्रोजाइगस में। अब होमोजाइगस में तो वही सेम फ्यूजन होगा, और उसमें ऑटोजोमल रिसेसिव क्या करेगा, डिजीज की शो करेगा, और इसमें क्या शो करेगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट में, इसमें तो फीटस में ही डेथ हो जाएगा, डाई इन यूट्रो। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप कोई पेडिग्री देखिएगा और वो क्रोमोजोमल का पेडिग्री होगा, तो आपको खोजने में ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको अगर आपको कम करना है तो रूल ऑफ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब रूल ऑफ टेक्निक कहने का क्या मतलब है, जो ईजी वाला है उसको हटाइए। तो सबसे ईजी पहचानना क्या होता है, गोनैडल मोसाइकिज्म। पहले इसको देखिए, ये तो नहीं है। फिर देखिए कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस वाला तो नहीं है।
ये दोनों रूल आउट हो गया। फिर देखिए एक्स लिंक्ड का रिसेसिव डोमिनेंट तो नहीं है। अगर ये रूल आउट हो गया तब देखिए कि ऑटोजोमल रिसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है। डायरेक्ट ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं खोजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पता चला कि पेडिग्री मोजिक का है और आप खोज रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, इसलिए स्टार्ट कीजिए ईजी से हार्ड। तो ईजी है कैसे पता, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस क्या के बारे में कर रहे हैं, गोनैडल मोसाइकिज्म। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हम ऑटोजोमल डोमिनेंट वेरिएंट लेते हैं। ठीक है, ये है मेल और ये है फीमेल और ये है मेल, दोनों का शादी हुआ, इससे बच्चे आए तो 4 बच्चे में लिया जाता है। तो इसमें 2 जो होंगे ना वो डिजीज्ड होगा और 2 जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, इसका मतलब कि क्या कहने का मतलब है, मेल और फीमेल में कोई भी डिजीज दिखाया नहीं, दोनों मेल और फीमेल क्या है, नॉर्मल है। दोनों मेल और फीमेल क्या है, नॉर्मल है, इनमें कोई भी डिजीज नहीं है। लेकिन अब जो बच्चे आए हैं उनमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, गोनैडल जर्म सेल का म्यूटेशन हो रहा है, जिसको पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। इसलिए किड क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ किड अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो 2:2 होगा। अब एक मेल अफेक्ट होगा, एक फीमेल अफेक्ट होगा। तो ये किस बीमारी में गोनैडल मोसाइकिज्म देखा जाता है, तो इसमें मेनली 2 डिजीज हम डिस्कस करते हैं, ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें पेरेंट्स जो दोनों होते हैं वे नॉर्मल होते हैं, लेकिन चाइल्ड में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगा। दूसरा एकोंड्रोप्लासिया। ठीक है, अब गोनैडल का तो बहुत इजी हो गया, दोनों पेरेंट्स क्या हैं, डिजीज फ्री हैं, लेकिन बच्चे में डिजीज देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को हम सिंपल भाषा में मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मैटरनल कहने का क्या मतलब है कि जो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया है ना वही अफेक्ट करता है, अगर ये फादर को होया हुआ है तो कोई भी जेनेटिक अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि अब ये बनाते हैं पेडिग्री, माँ है जो डिजीज है, ठीक है, फादर को बीमारी नहीं हुआ है। जब इसका पेडिग्री बनेगा तो क्या होंगे, 4 मेल लिया जाता है, 2 मेल 2 फीमेल, चारों को डिजीज होया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब इसके आगे वाला प्रोसेस जानना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये मान लीजिए मेल का शादी हुआ नॉर्मल फीमेल से, तो इसका बच्चा अफेक्ट करेगा, पहले ही बताए थे पापा से माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, तो इसका चारों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो कितना ईजी से हम ये पेडिग्री समझ सकते हैं कि क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रियल है, माँ के डिजीज बच्चे में आ रहे हैं लेकिन बाप का डिजीज बच्चे में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि ओवम है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, वो मुटेंट कर गया। अगर मुटेंट करेगा तो क्या होगा, अगर मुटेंट MUTANT मुटेंट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये कौन कौन से सिंड्रोम में होता है, पहला मेलाज MELAS, मेलाज सिंड्रोम में जो इसमें मेनली कौन सा देखा जाता है, मोस्ट कॉमन, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है LEBER, लेवर्स
हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसमें भी होता है। तो अब ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब पापा का जो डीएनए है वो क्यों नहीं अफेक्ट होता है, क्योंकि जो ये फादर का डीएनए होता है वो सेलेक्टिवली डिग्रेडेट हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। किस पाथवे के द्वारा, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया है कि जो पापा का स्पर्म है उसमें जो डीएनए है वो क्यों नहीं अफेक्ट होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन के समय डिग्रेडेट कर जाता है। तो किस पाथवे के द्वारा, UVQ3 प्रोटिएजोम डिग्रेडेशन, DEGRADATION डिग्रेडेशन पाथवे के द्वारा, इसलिए ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दो समझ गए कौन कौन सा, तो ये पहला वो मोज़ेक वाला और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया वाला। अब तीसरा आते हैं एक्स लिंक्ड। कौन सा? एक्स लिंक्ड। अब एक्स लिंक्ड को कैसे पहचानेंगे, तो एक्स लिंक में पहले हम रिसेसिव की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स लिंक में रिसेसिव को कैसे पहचानेंगे, तो पहले मेल और फीमेल। देखिए ये एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, एक्स वाई क्या होता है, मेल। फीमेल में दोनों क्या होता है, सेम जैसा होता है। तो और मेल में सिर्फ एक ही एक्स पाया जाता है। तो जो फीमेल का ये एक्स है ना, ये सन और डॉटर दोनों को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो मेल का एक्स है वो सिर्फ डॉटर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओनली डॉटर। ऐसा क्यों बोला, जैसे कि अगर मान लीजिए कि फीमेल में एक्स में ये जो एक्स के म्यूटेशन में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो ये डॉटर और सन दोनों को जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव में, क्योंकि रिसेसिव में ही हो रहा है। और मेल में अगर एक्स में प्रॉब्लम हुआ तो सिर्फ डॉटर में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेल है उसमें तो बाई क्रोमोसोम जाता है ना। चलिए एग्जांपल में करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स डैश ये डिजीज वाला हुआ और इधर एक्स बाई हो गया। ठीक है, अब इसमें जब हो रहा है तो एक्स डैश एक्स बाई और ये एक्स डैश बाई, इस तरह से होगा। तो एक सन है, एक डॉटर है और एक सन है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल नॉर्मल रही और मेल के एक्स डैश को अफेक्ट हुआ तो एक्स डैश यहाँ पर एक्स बाई एक्स डैश और यहाँ पर एक्स डैश एक्स बाई। ठीक है, तो कौन अफेक्ट हुआ, सिर्फ डॉटर, मेल को कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ये एक्स लिंक रिसेसिव है। तो अगर सन को हुआ, मान लीजिए कि डॉटर है अफेक्टेड और सन नॉर्मल है, तो डॉटर क्या करेंगी, तो ये कैरियर की तरह काम करती है। देखें रिसेसिव है मान लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स ए बाई और एक्स वाई। ठीक है, फीमेल क्या करेगी, कैरियर की तरह काम करेगी, लेकिन मेल में क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें एक्स डैश ये क्या है, रिसेसिव है, तो रिसेसिव की तरह कैरियर की तरह काम करती है, लेकिन मेल में ये बाई के कंपैरिजन में एक्स ज़्यादा हो जाता है मजबूत, इसलिए डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, और उसमें डिजीज की तरह काम करता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि फीमेल नॉर्मल है, मेल डिजीज्ड है। ठीक है, एक्स ए बाई। तो इसका जो पहला जनरेशन होगा 3 4, 2 फीमेल 2 मेल। फीमेल क्या है, कैरियर की तरह काम कर रही है। अब जब ये फीमेल का नॉर्मल मेल से ये शादी होता है तब क्या आप देखिएगा, तो यहाँ पे 4 2 फीमेल 2 मेल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैरियर की तरह काम कर रही है ना, तो फीमेल स्टील कैरियर होगी, लेकिन मेल को क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स वाला जो
है डिजीज वाला वो तो मेल में भी जाएगा तो वो डिजीज हो जाएगा। इस तरह से हम समझ गए कि पहला में क्या होता है, कैरियर होता है, और दूसरा में मेल को डिजीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऐसा है कि फीमेल अफेक्ट ही नहीं होती है? फीमेल भी अफेक्ट होती है, लेकिन उसका स्पेशल कंडीशन होता है। दोनों अगर एक क्या हो, डिजीज हो, जैसे कि होमोजाइगस हो, या क्या हो, एक ये डिजीज हो और दूसरा में रैंडम इनएक्टिवेशन हो गया है, या मोनोजोमियो एक्स क्रोमोजोम जो टर्नर सिंड्रोम में मेनली देखने को मिलता है, ये सब में मेनली फीमेल अफेक्ट होती है। ठीक है, अब फादर से सन ही क्यों अफेक्ट होता है? क्योंकि फादर में वाई क्रोमोजोम होता है और सन में भी वाई क्रोमोजोम होता है, इसलिए वाई लिंक्ड में फादर से सिर्फ सन ही क्या होगा, डिजीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बाई लिंक का, जैसे कि एक्स वाई ए और फीमेल नॉर्मल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स, एक्स वाई ए, फिर एक्स वाई ए, क्या हो गया, दोनों फीमेल नॉर्मल हो गई और मेल क्या हो गया, डिजीज हो गया या अफेक्टेड हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये किस में देखा जाता है ऐसा, हाइपरट्राइकोसिस, मतलब हेयरी ईयर। देखिएगा लड़कों लोग में ही मेनली कानों के ऊपर जो पीना होता है ना, उसमें बाल देखते हैं। अब है चौथा एक्स एल डोमिनेंट, क्या है, सेक्स लिंक डोमिनेंट। इसमें अब रिसेसिव नहीं, डोमिनेंट वाला क्या हुआ है, डिजीज हुआ है। ठीक है, पहला वाला को डोमिनेंट मार रहे हैं, दूसरे वाले को रिसेसिव मार रहे हैं। तो क्या होगा, अगर डोमिनेंट कहीं पर भी क्या हो, डिजीज हो, सॉरी अफेक्टेड हो, तो उसमें हमेशा डिजीज के कॉज होते हैं। क्यों, देखिए डोमिनेंट नाम ही रखा गया है कि वो रिसेसिव के कैरेक्टर को डिप्रेस कर दे। तो डोमिनेंट वाला अगर अफेक्ट हुआ तो वो क्या होगा, अपना सिम्टम शो कर देगा और रिसेसिव को दबा देगा। तो इसका एग्जांपल देखना है तो देखें, मान लीजिए ये फीमेल है, ये मेल क्या है, अफेक्टेड है, तो एक्स ए वाई, इसके 4 बच्चे होंगे, सीधा सीधी 2 फीमेल बना दीजिए और 2 मेल बना दीजिए। तो इसमें हमारा दोनों फीमेल क्या होगी, अफेक्ट होगी। अब आप बोलिए कैरियर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट हमेशा अपना कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, और मेल क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो अभी जो आया, 2 फीमेल क्या हो गई, डिजीज हो गई, और 2 मेल कैरियर हो गए, सॉरी नॉर्मल हो गया। अब इस फीमेल का अगर शादी हो जाए नॉर्मल मेल से, तो क्या होगा, 50% चांसेज होंगे डॉटर में जाने का और 50% चांसेज होंगे सन में जाने का। तो इसमें क्या हो जाता है, 50-50% हो जाता है डॉटर और सन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये मेनली किस डिजीज में देखा जाता है, तो एल पॉर्ट डिजीज में, किस में, एल पॉर्ट सिंड्रोम में। यहाँ तक समझ गए, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव, वो क्या था, सेक्स लिंक था। अब ऑटोजोमल रिसेसिव में आते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव में रहेगा, ठीक है, तो अगर ए और ए रिसेसिव वाला क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या की तरह काम करेगा, कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब इसमें मान लीजिए कि अब इसका नॉर्मल से हम क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ए ए डैश ए, ठीक है, फिर ए ए ए डैश ए, मतलब ये क्या हुआ है, रिसेसिव है ना, तो कैरियर की तरह काम करेगा, बाकी सारे नॉर्मल होंगे। मतलब अब पाँचवा क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव। इसमें जो ये रिसेसिव कह रहा है, इसका मतलब कि अगर ये होमोजाइगस है तो क्या हो जाएगा, ये कैरियर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों में हो रहा है तो क्या हो जाएंगे, डिजीज होगा। ठीक है, तब रिसेसिव कह रहे हैं मतलब कि डोमिनेंट वाला अनअफेक्टेड है, तो ये मान लीजिए डिजीज है, बाकी इसका नॉर्मल से करवाए तो क्या हो जाएगा, ए डैश ए
ए डैश ए और ए, मतलब 2 को क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा और 2 को नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका चार्ट बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, तो इसका 2 लड़की और 2 लड़का इस तरह से बना दीजिए। लड़की क्या है, कैरियर है, और लड़का भी कैरियर है। तो पहला जनरेशन को कुछ नहीं होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला जनरेशन को कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे जनरेशन को अब क्या था, पहला जनरेशन का तो स्किप हो गया, अब दूसरे जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, तो मान लीजिए जो कैरियर फीमेल है उसको करवा दिए कैरियर मेल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 50% कैरियर हो जाएगा, 25% नॉर्मल, फिर 25% क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएगा। मतलब कि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, पहला जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा जनरेशन के 50% चाइल्ड कैरियर हो जाएगा, 25% नॉर्मल रहेगा और 25% को डिजीज होगा। मतलब कि 4 बच्चों में से 1 बच्चा होगा जिसको डिजीज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और हाँ एक और चीज़, इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है कि मेल अफेक्ट होंगे या फीमेल अफेक्ट होंगे। अब आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो लास्ट है पेडिग्री का, क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें क्या है, तो इसमें कोई भी जेंडर नहीं देखा जाता है, कोई भी स्कीपिंग नहीं होता है, ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है मेल और फीमेल को इक्वली, और 50-50% इसमें होता है, मतलब 50% मेल और 50% फीमेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके डिजीज को देखते हैं। सबसे पहले सिंगल जीन डिसऑर्डर विथ क्या है, मेंडेलियन या क्लासिकल इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या आ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने क्या बताया, कोई भी स्कीपिंग नहीं होता है, सारे जनरेशन अफेक्ट होते हैं, और इसमें जेंडर का कोई भी लेना देना नहीं है, मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले ये, अब यहाँ पे साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है इसमें जो हेट्रोजाइगस होता है उसमें डोमिनेंट जो फॉर्म है वो डिजीज शो करेगा, लेकिन होमोजाइगस में डोमिनेंट म्यूटेंट जीन क्या करेगा, तो इसमें मेनली डेथ होता है। तो कैसे, चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, डिजीज है, तो वो पहले ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस को हम म्यूटेशन फ्यूजन करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो कितने % ये चांसेस है ये डिजीज होने के, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ए और फिर यहाँ पर ए। ये दोनों में क्या होगा, डिजीज शो करेगा, ये दोनों हमारा नॉर्मल होगा, क्योंकि डोमिनेंट क्या हो रहे हैं, डिजीज शो कर रहे हैं। और अगर ये रिसेसिव होता तो कैरियर होता, लेकिन डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव को ओवरलैप कर देता है। मतलब ये 50% से इसमें चांस होता है कि क्या हो रहा है, हमारा डिजीज होगा। तो पहला पॉइंट पे हम क्या सीखे कि इफ़ वन हेट्रोजाइगस पेरेंट्स एंड वन अनअफेक्टेड पेरेंट्स, देन ट्रांसमिशन इज 50 डिग्री इन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ए जो स्मॉल में लिखे थे ये, और ये में हेट्रोजाइगस कौन है, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं और ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं, जैसे कि ए, तो कितना % अफेक्ट होंगे पेरेंट्स से बच्चे, 75%। कैसे, देखिए ए ये तो डोमिनेंट है, इसमें तो पूरा डिजीज शो करेगा, इसमें भी, और ये लास्ट बचा ए, इसमें सिर्फ डिजीज शो नहीं करेगा, बाकी इन तीनों में क्या होंगे, डिजीज शो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि होमोजाइगस अफेक्टेड पेरेंट्स का क्या होगा, मतलब कि ये हेट्रोजाइगस की जगह होमोजाइगस हो जाएं, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसमिशन 100% होगा, और क्या हो जाएंगे, वो प्रीनेटल ही जो फीटस है
उनका डेथ हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, जैसे कि कोई सिक है और कोई हेल्दी है, तो सिक कौन से हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस। हेल्दी जो हो गया उसको हम ए मान लिए थे, तो हम ट्रांसमिशन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि इससे कोई सेक्स रिलेशन नहीं होगा। क्यों? थोड़ी एक्स वाई और एक्स एस को हम जोड़ रहे हैं, हम तो ऑटोजोम को कर रहे हैं। ऑटोजोम मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करेगा, और ये किसी भी ऑफ स्प्रिंग में जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेल में जाएगा कि फीमेल में, क्योंकि ये ऑटोजोम है। ठीक है, मेल और फीमेल में लगभग बराबर होता है। इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा। मतलब कि पेरेंट्स से जैसे दादा से पापा में, पापा से हम में, बेटे में आएगा, या मम्मी से नानी से मम्मी में, मम्मी से मेरे में आएगा। ऐसे होगा ना, कि ऐसा नहीं होगा कि नानी को हुआ, मम्मी को कुछ ना हुआ, फिर मेरे को हुआ। ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इसमें जो बुक में है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, म्यूटेंट जीन एक्सप्रेस करता है किस स्टेट में, तो हेटेरोजाइगस स्टेज में। ठीक है, इसका करेक्टर है ना, वो दो तरह का होता है, एक रेड्यूस पेनिट्रेंस और एक वेरिएबल एक्सप्रेसिबिलिटी। रेड्यूस पेनिट्रेंस कहने का क्या मतलब है, इंडिविजुअल इनहेरिटेंट होता है जीन का, लेकिन मैंने अंदर से वो जीन से अफेक्टेड है, लेकिन बाहर से कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। एक होता है वेरिएबल एक्सप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो ट्रेट है ना, वो इंडिविजुअल में वो कैरी भी कर रहा है और वो दिख भी रहा है, लेकिन वो दूसरा हो जाता है। जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में वेरिएंट कैसे होगा, तो ब्राउनिश स्किन स्पॉट दिखेंगे, मल्टीपल स्किन ट्यूमर दिखेगा डिफरेंट पेशेंट्स में, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये पेडिग्री समझा दिए। अब अगर कोई पूछेगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में कौन कौन सा हो सकता है, तो इसका एक निमोनिक्स है, बहुत ही ईजी। वो फेमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया ऑटोजोमल डोमिनेंट है। मतलब उसके फैमिली, वो जो फैमिली है उसको क्या है, हाइपरकोलेस्टेमिया ऑटोजोमल डोमिनेंट है। वो फैमिली ये हाइपरकोलेस्टेमिया ऑटोजोमल डोमिनेंट है, वो से हो जाएगा बॉन बिलीब्रान डिजीज। एफ फैमिली से हो जाएगा फेमिलियर एडिनोमेटस पोलिपोसिस। हाइपरकोलेस्टोमिया तो खुद एक डिजीज है। ऑटोजोमल में ए से हो जाएगा एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी, डी से हो जाएगा डिस्ट्रोफिया माइटोनिया, ओ से हो जाएगा ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा, एम से हो जाएगा मार्फन सिंड्रोम, आई से हो जाएगा इंटरमिटेंट पोरफायरा, एन से हो जाएगा न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 1, ए से हो जाएगा एकोंड्रोप्लासिया, फिर एन आया मतलब कि न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 2, टी से ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, एच से क्या हो जाएगा हंगस्टन डिजीज या हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये जो हंटिंगसन डिजीज है, ये मेनली 4th क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आपको इसमें मेनली म्यूटेशन दो तरह का दिखेगा, या तो फंक्शन का गेन होगा या फंक्शन का लॉस होगा। अगर फंक्शन का गेन हुआ तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन जो प्रोडक्ट होता है ना म्यूटेंट एली का, वो मेनली एसोसिएटेड नहीं होता है नेचर या बाल टाइप प्रोटीन का। और ये जो गेन ऑफ फंक्शन है ये लेस कॉमन होता है, और इसमें अफेक्ट क्या करता है नॉर्मल प्रोटीन, लेकिन इसका अपोजिट है लॉस ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, जिसके कारण प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, और ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। ये अफेक्ट करता है रेगुलेटरी प्रोटीन को। ठीक है, तो इस तरह से हम गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका गेन ऑफ फंक्शन में कौन सा दीजिए जाएगा, हंटिंगटन डिजीज, और लॉस ऑफ फंक्शन में तो ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है,
Dominant negative mutant allele is associated with more common loss of function। जो डोमिनेंट निगेटिव होता है ना वो ज़्यादा रिलेटेड होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से। इसका क्लिनिकल क्या क्या होगा? तो डोमिनेंट निगेटिव में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एहलर डाउनलोड सिंड्रोम और मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये डोमिनेंट निगेटिव कहने का क्या मतलब है? डोमिनेंट निगेटिव ज़्यादा कॉमन होता है लॉस ऑफ फंक्शन में, ये अभी ऊपर बताए। अब देखिए, एक डिजीज है हंटिंगटन डिजीज, ये अभी पढ़े गेन ऑफ फंक्शन में। इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको गेन कहते हैं। और लॉस कहने का क्या मतलब है, एक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके सिंड्रोम के बारे में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जिसमें मेनली एक फाइब्रिन जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 15q21 पे, उसमें म्यूटेशन आ जाता है। अब फाइब्रिन जो जीन है इसका काम क्या है, ये एक स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन कहने का क्या मतलब है, ये जो इलास्टिक फाइबर होता है उसके अलाइनमेंट में हेल्प करता है। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो स्केलेटल में डिफेक्ट मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस मिलेंगे, ऑकुलर सिस्टम में चेंजेस मिलेंगे। तो इसका अगर याद करना है कि इसमें कौन कौन सा डिफेक्ट है, किसके नाम में ही इसका डिफेक्ट है। अगर आपको इमेजिन करना है कि मार्फन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप एक ऐसा पेशेंट इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, वो हो जाएंगे मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट। इतने हाथ लंबे हो जाते हैं ना कि ये फिंगर्स कि वो जब अपने रिस्ट को क्लोज करेगा तो आपको पता है, आप देखिएगा, आप दूसरे हाथ से ट्राई कीजिए रिस्ट को क्लोज करने का, तो थंब तक ही आता है। लेकिन उनका जो होगा, मान लीजिए हमारा रिस्ट है तो उनका ये थंब और ये कौन सा है, थंब और फिंगर दोनों इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको वाल्कर साइन कहते हैं, जो मिली किस में देखने को मिलता है, मार्फन सिंड्रोम में। इसके नाम में ही इसका डिजीज है, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मार्फन डिजीज। एम्स होता है माइट्रियल वर्ब प्रोलेप्स, ये मोस्ट कॉमन कार्डिक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। ए से एरोटिक एन्यूरिज्म, आर से रेटिनल डिटैचमेंट, एफ से फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, हाइपर एक्सटेंसिबल ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ए से एरेक्नोडेक्टाइल, एन से 9 फीट हाइट, कहना बहुत टॉल पर्सन होगा। डी से डिसलोकेशन ऑफ लेंस, इसको हम ये सुप्रोटेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन भी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। और एक ये जो एन है ना, इससे नजल वॉइस जो पिच हो जाता है ना वो बहुत हाई पिच हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि पर्सन नाक से बोल रहा है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्या बताया था, एक्टोपिक लेंटिसिस, जिसमें मेनली डिसलोकेशन हो जाता है लेंस का। ठीक है, दूसरा क्या है, तो इसमें और अब इसके ये सिम्टम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आपको देखने को मिलेगा पेक्टस एक्सकावेटुम, इसका क्या मतलब है, जो चेस्ट है ना वो अंदर की ओर चला जाता है, चेस्ट बोन। दूसरा और क्या मिलेगा, तो पेक्टस कैरियानेटुम, इसमें जो चेस्ट बोन है ना ये बाहर की ओर निकल जाएगा। डायलेशन ऑफ एरोटिक रूट, ये डायलेशन जो होता है ना ये मेनली डिसेक्शन के कारण होता है। डायलेशन ऑफ एरोटिक जो रूट है उसका मोस्ट कॉमन अगर कॉज पूछे तो वो क्या हो जाएगा, डाइसेक्शन, DIACCTION। ठीक है, मोस्ट कॉमन कार्डिक एबनॉर्मलिटीज कौन सा देखने को मिलता है ये मार्फन सिंड्रोम में, तो मैट्रियल वर्ब प्रोलैप्स, हाई आर्क प्लेट हो जाता है जिसके कारण
पर्सन बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि नाक से बात कर रहा है। इसमें तौल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तौल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है कि इसका जो ऐसे नॉर्मल जो आर्म स्पैन और हाइट होता है वो होता है मेनली 1.05 से कम। लेकिन जिसको मॉर्फन सिंड्रोम होया हुआ है, आर्म स्पैन को कंपेयर करेंगे हाइट से तो उसका 1.5 से 0.5 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, द पॉजिटिव वार्कल साइन देखने को मिलेगा। बताया था ना, एक तो हाथ एकदम पतले पतले से लंबे लंबे से हो जाएंगे, और वो जब अपना रिस्ट को ऐसे मेजर करेगा ना अपने हाथ से, तो नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ तक ही पहुँचेगा इस तरह से। ठीक है, ये थंब है और ये फिंगर है। लेकिन मार्फन सिंड्रोम में इस तरह से दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है, जिसको हम वार्कल साइन कहते हैं। दूसरा इसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव थंब साइन। अब ये पॉजिटिव थंब साइन कहने का क्या मतलब है, आप अपने फिंगर को क्लोज कीजिए, फिंगर के अंदर, जैसे कि ये हमारा फिंगर इस तरह से क्लोज है। ठीक है, जो हमारा थंब है वो यहाँ तक ही रहता है, फिंगर के अंदर तक। लेकिन अगर किसी को मार्फन सिंड्रोम है तो ये जो हमारा थंब है ये फिंगर से बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, क्या देखे थे, एरेक्नोडेक्टाइल। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो फिंगर हो जाता है वो लॉन्ग स्पाइडर लाइक थिन फिंगर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसमें आते हैं, ये तो ओवरऑल समझा था। स्केलेटल डिफेक्ट में क्या था, तो तौल हो जाता है पर्सन और थीन हो जाता है। उसके फिंगर्स कैसे देखने को लगेंगे, तो लॉन्ग स्लेंडर फिंगर देखने को मिलेंगे, जिसको हम एरेक्नोडेक्टाइल कहते हैं। हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट हो जाएगा स्पेशली थंब में। पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हमारा स्टर्नम है वो अंदर की ओर चला जाएगा। सीवियस चेंजेज में क्या है, माइट्रियल वल्व प्रोलैप्स जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, कार्डिक एब्नॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है किसमें, मार्फन सिंड्रोम में, और एरोटिक रिगर्गिटेशन भी देखने को मिलता है। ऑकुलर चेंजेस क्या होंगे, टेक्टोपिया लेंटिस, इसमें क्या होगा, तो डिसलोकेशन हो जाएगा लेंस का पीछे की ओर। ठीक है, सुप्राटेम्पोरल पार्ट में। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मार्फन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं ना, इस तरह के दिखते हैं। जितना हाइट होना चाहिए उससे ज़्यादा हाइट, आर्म लेग और फिंगर कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंडेड और लॉन्ग होते हैं। जो टॉर्सो होता है वो शॉर्ट होता है, चेस्ट होता है वो अंदर की ओर होता है। आई प्रॉब्लम होता है, 2 साइन बताया था ना इसके लिए, एक होता है स्टेनबर्ग साइन और दूसरा होता है वॉकल साइन। वॉकल साइन में देखिए नॉर्मल पेशेंट इस तरह से नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ तक ही आएगा और ये पूरा क्रॉस हो जाता है। और स्टीनबर्ग में देखिए थंब, आप खुद ही ट्राई कीजिए, क्या आपका थंब बाहर निकलता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह से 2 साइन मेनली देखने को मिलते हैं मार्फन सिंड्रोम में। क्या मार्फन सिंड्रोम का क्योर है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उसको ट्रीट करके हम ये कंडीशन को क्या कर सकते हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, सीवियरिटी को कम करके। तो हम जांचेंगे कैसे, कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इकोकार्डियोग्राम, कार्डिक अल्ट्रासाउंड को कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को कहते हैं, कार्डिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना है, और डीएनए टेस्ट वो देखने के लिए कि इसमें जो वो जीन डिफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल है। इसमें क्या है, मार्फन सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें फाइब्रिन 1 जीन एब्सेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 15 पे। ये सबसे पहले देखा गया था प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पे, जिनमें मार्फन सिंड्रोम था। इनका स्ट्रक्चर ये सब पहले ही डिस्कस कर दी हूँ। ठीक है, इफ एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉज ऑफ डेथ क्या होता है मार्फन सिंड्रोम में, तो उसका आंसर होगा एरोटिक डिसेक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस के बारे में। सबसे पहले ये क्या होता है इसके एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद दोनों को सेपरेटली निमोनिक्स के साथ
ये स्टडी करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करके, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, नाम से ही क्या लग रहा है, न्यूरो मतलब कि हमारा कौन सा टिश्यू, नर्व टिश्यू, फाइब्रो मतलब फाइब्रो में कब होता है, तो इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है जिसके कारण ट्यूमर हो गया है, कहाँ पर, तो नर्व टिश्यू में, तो इसको कहते हैं एक जेनेटिक ऑर्डर जो कॉज करे ट्यूमर और फॉर्म करे फाइबर्स ऑन द नर्व टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली 2 तरह का होता है, फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। तो पहले हम टाइप 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 जिसका दूसरा नाम क्या है, वॉन रेक्लिंगौसेन डिजीज। इसको याद करने का निमोनिक्स क्या है, इसके नाम में ही इसका निमोनिक्स है, क्या है, NF1, ठीक है। 1 को पहले 2-3 तरीके से देख लेते हैं। 1 इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं इसके निमोनिक्स में, इसका जो सिम्टम है ना, इसके ये नाम के शॉर्ट फॉर्म में छिपा हुआ है। इनसे क्या हो जाएगा, न्यूरोफाइब्रोमा। दूसरा F से क्या हो जाएंगे, फ्रेकल्स, मतलब सब समझाती हूँ, ठीक है। ये फ्रेकल्स में कहाँ पर होगा, तो एक्जिलरी या इंग्यूनल एरिया में। अब बचा ये 1, तो 1 को अगर हम इस तरह से लिखे हैं L की तरह, तो जितने और भी जो इसमें कॉजेज है ना वो L से रिलेटेड है, जैसे कि LISCH रिस्क नोड्यूल, ठीक है। सबको एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ समझ लीजिए। लाइट पाथवे ग्लियोमा, GLIOMA, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो इसका जो मेन होता है कैफी एंड लाइट स्पॉट। अब ये सोच रहे होंगे इसमें तो एल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एल है ना, तो इस तरह से इसमें सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए इस सबको समझती हूँ इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्रेकल्स कहने का क्या मतलब है, तो ये एक स्किन में होता है स्मॉल ब्राउन स्पॉट। कैसा, स्मॉल ब्राउन स्पॉट, जो मेनली किसके कारण होता है, तो सनलाइट के कारण होता है। अभी पिक्चर सब दिखाऊंगी। दूसरा हमने क्या बात किया था, कैफे और लाइट, ये क्या है, ये भी क्या है, फ्लैट पिगमेंटेड बर्थ मार्क है, जो कॉफ़ी को जब मिल्क से मिलाते हैं जो कलर आता है ना, वही इसका कलर दिखेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये मेनली स्पॉट जो होगा वो 6 से ज़्यादा होगा, कितना, 6 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया इसके यही सब करैक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसका जो करैक्टरिस्टिक है ना मेन है लिस्क नोड्यूल्स। लिस्क नोड्यूल्स में क्या होता है, आइरिस में इस तरह से नोड्यूल दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके पिक्चर्स पे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा लिस्क नोड्यूल्स है, देखिए आइरिस में क्या इस तरह से ये नोड्यूल हुए हुए हैं। ये है हमारा फ्रैकलिंग, मेनली आर्मपिट में, नहीं तो इंग्यूनल कैनाल पे दिखता है। ये कैफी और लाइट स्पॉट, ये कैसा होता है, तो जैसे दूध में कॉफ़ी मिलाते हैं ना उस तरह का। लंप ऑफ स्किन, लंप अंडर स्किन। एक और बात याद रखिएगा, ये इसमें मेनली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये होता किस में ज़्यादा है, तो चाइल्डहुड में या अर्ली एडल्ट में। सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और ये अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये किस क्रोमोसोम पे होता है, तो एक को इस तरह लिखने कहे थे ना, तो ये क्रोमोसोम नंबर 17 पे होता है। और ऐसे भी जब इसको काउंट कीजिएगा ना, देखिए न्यूरो 2 2 4 1 5, फाइब्रो 5 10, मैटोसिस कितने हो गए 17, टोटल 17 होते हैं। तो इससे भी पता चल जाएगा टाइप 1 में कितने होते हैं, 17 होते हैं क्रोमोसोम नंबर।
ठीक है, मतलब 17 क्रोमोसोम नंबर पे ये प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादा कॉमन है, 90% पेशेंट में देखा गया है। और इसमें जो मेन स्पॉट है वो क्या है, कैफे और लेट स्पॉट, ठीक है। फ्रैकलिंग दिखेगा आर्मपिट पे, ग्रॉन एरिया में। इसमें और भी लिस्क नोड्यूल्स दिखते हैं। इसमें एसोसिएटेड होता है स्केलेटल मसल डिफेक्ट जैसे कि स्क्लेरोसिस, बोन सिस्ट, टिबियल सीडोआर्थराइटिस। इसमें रिस्क होता है मेंजियोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा और विलियम्स ट्यूमर का डेवलपमेंट का, लेकिन कम देखा गया है। ज़्यादा क्या देखा गया है, कैफियोलाइट स्पॉट और फ्रैकलिंग्स और लिस्क नोड्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं हम ये न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 2। इसमें 2 है ना, तो इसका सारा चीज़ 2 से ही रिलेशन होगा। जैसे कि तो ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, तो 22 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इसमें जो भी होगा ना सब 2 टाइम्स होगा, मतलब कि बायलेटरल होगा। तो इस तरह से भी इसको हम याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं। बायलेटरल कहने का क्या मतलब, देखिए इसका नाम में ही क्या लिखा हुआ है, बायलेटरल एकॉस्टिक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। क्या, बायलेटरल एकॉस्टिक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसका कहने का क्या मतलब है, ये क्रेनियल नर्व 8 को अफेक्ट करता है जो मेनली कान से रिलेटेड होता है। ठीक है, और भी इसको कौन से नाम से, इसका एक और दूसरा नाम है जिसको हम लिखते हैं बायलेटरल एस्क्वानोमाज। ठीक है, और ये बायलेटरल हियरिंग लॉस भी करता है जो इसमें देखने को मिलेगा। बायलेटरल कैटरैक्ट भी देखने को मिलेगा, मेंजियोमा, इपेंडियोमा, ये सब दिखने को मिलेगा। इसमें कैफी लेट स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन लिस्क नोड्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका वेस्टिबुलर एस्कावेनोमा भी नाम है। ग्रेजुअल हियरिंग लॉस होता है, कभी कभी बैलेंस लॉस भी देखने को मिलता है। हेडेक आएगा। अगर कोई पूछे ना मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा, तो फैमिली हिस्ट्री। हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करने के लिए मेनली अवॉइड करेंगे टेकिंग फैट और कोल्ड ड्रिंक। ये जो कैफी और लेट स्पॉट है ना, ये एक और चीज़ में देखने को मिलता है, वो है मैकक्यूनी एल्बर्ट सिंड्रोम। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मैकक्यूनी एल्बर्ट सिंड्रोम है ना, इसमें आपको कैफे और लेट स्पॉट के साथ साथ इंडोक्राइन सिंड्रोम भी दिखते हैं, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम, पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर, एड्रिनल प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या है, देखिए इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं। जो हमारा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 होता है ना, उसको जुवेनाइल माइलियो मोनोसाइटोसिस ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये मेनली कॉमेस्ट ल्यूकेमिया चिल्ड्रन का है जो सफ़र करता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 का। तो टाइप 1 कैसे याद कीजिएगा, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के सारे नंबर को काउंट कर दीजिए, 17 आएगा, तो क्रोमोसोम नंबर 17 पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो 1 वाला है ना, वो ज़्यादा रिलेटेड होता है न्यूरोफाइब्रियोमिन में, और जो 2 वाला है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मर्लिन प्रोटीन। तो इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट कर ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यूरोफाइब्रोमिन है ना, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और जो नॉर्मली कॉज करता है डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ P21 रैश ऑन्कोप्रोटीन। और जो मर्लिन है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कॉज करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ प्रोफरेशन ऑफ एस्केवन सेल। ये एस्केवन सेल के प्रोफरेशन में इनहिबिशन हो जाता है, उसके कारण ये NF2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो कैसे करेंगे बता दिए। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो रेडिएशन थेरेपी यूज करके हम इसकी ग्रोथ जो है ना उसको हटा सकते हैं। तो कौन सा रेडिएशन थेरेपी में किया गया है, तो एक नाम है, लिख देती हूँ,
स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। क्या? स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। ठीक है, ये जो है इसके द्वारा हम इसके जो वो नोड्यूल्स हैं ना उसको निकाल सकते हैं। अगला जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है वो है ईहलर-डाउनलोड सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, तो इसको हिंदी में अगर समझना चाहे तो एक ऐसा पेशेंट देखिए जिसका स्किन अगर आप ऐसे पकड़िए खींचिएगा ना तो पूरा हाथ में आ जाएगा। जॉइंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट। देखिए इस तरह से कितना भी मोड़िए वो अपने आप मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट है तो वो कैसा कहलाएगा, ईहलर-डाउनलोड सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों में आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों में आता है। इसमें होता क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में है। मार्फर सिंड्रोम भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में है। इसमें डिसऑर्डर होता है फिब्रियल कोलाजन मेटाबॉलिज्म में। कोलाजन को स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और डिफेक्ट आने के कारण क्या हो जाता है, क्लिनिकल अगर फीचर देखेंगे तो स्किन हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाएगा जिसको हम कहते हैं सिगरेट पेपर स्किन, और वो ईजिली इंजरी हो जाता है हल्का चोट लगने के बाद भी। और हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है ना वो कोलाजन के अनुसार मेनली क्लासिफाई हुआ है। क्लिनिकल फीचर मैंने बता दिया। डायग्नोसिस तो क्लिनिकल क्राइटेरिया के अनुसार, बायोकेमिकल टेस्टिंग ऑफ कोलाजन के अनुसार और मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अनुसार। अगर इसके टाइप की बात करें तो इसके टाइप मेनली होते हैं ईहलर सिंड्रोम 3, ईहलर सिंड्रोम 4, ईहलर सिंड्रोम 6। मेन इसमें 6 टाइप होते हैं, 7 टाइप, 8 टाइप, 9 टाइप, 10, मतलब पूरे 10 टाइप के ईहलर डाउनलोड सिंड्रोम होते हैं। उसमें 3, 4 और 6 मेन टाइप होते हैं। 3 जो होता है ना वो मोस्ट कॉमन टाइप कहलाता है। EDS टाइप 3 मोस्ट कॉमन कहलाता है। टाइप 4 मोस्ट डेंजरस कहलाता है। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस 4 कहलाता है। तो अब ये मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो हाइपर मोबिलिटी टाइप। मतलब कि हाइपर मोबिलिटी टाइप कहने का क्या मतलब है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसमें जॉइंट ज़्यादा ही मूव करने लगता है, पेन होता है, डिसलोकेशन देखने को मिलता है। टाइप 4 जो होता है ना उसको कहते हैं वेस्कुलर टाइप। वेस्कुलर टाइप मोस्ट डेंजरस होता है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये मेनली डिफेक्ट इन कोलाजन टाइप 3। टाइप 3 जो कोलाजन होता है उसके डिफेक्ट के कारण ये EDS टाइप 4 होता है। इसमें जो स्किन है वो थिन हो जाएगा, आसानी से ब्रूसिंग हो जाएंगे, चोट लगने पे जो अंदर में काला काला हो जाता है वो हो जाता है। आर्टरी और यूट्राइन रप्चर हो जाएगा, स्मॉल जॉइंट हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, टाइप 6 कौन सा है, तो काइफोस्क्लेरोसिस टाइप। ये ऑटोसोमल रेजिस्टेंस मतलब कि रिसेसिव इनहेरिटेंस है। इसमें म्यूटेशन कौन सा एंजाइम में आता है, तो टाइप 6 इसमें म्यूटेशन आता है। मेनली एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के कारण। ठीक है, इसमें जो कोलाजन का फॉर्मेशन होता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है जिसके कारण हाइपोटोनिया, कोजेनाइटल स्क्लेरोसिस, ऑकुलर फ्रैजिलिटी ये सब देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के बारे में समझ गए, 3, 4 और 6। अब यहाँ पे देखिए जो टाइप 1 और 2 है ना वो क्लासिकल टाइप में आता है। नाम दिया हुआ है 1, 2 क्लासिकल टाइप। इसमें जॉइंट हाइपर मोटिलिटी, स्किन हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी, एट्रोपिक स्कार, वेलवेटरी स्किन, सबकुटेनियस स्फेरॉइड ये सब देखने को मिलता है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, ये मेनली टाइप 1 और 2 क्यों होता है, तो कोलाजन का जो टाइप 5 होता है ना उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाने के कारण, या कोल 5A2, कोल 5A
A1 और A2 के म्यूटेशन हो जाने के कारण टाइप 1 और टाइप 2 देखने को मिलता है। हाइपर मोटिलिटी EDS टाइप 3, इसमें मेनली आपको ज्वाइंट हाइपर मोटिलिटी देखने को मिलेगा। और वेस्कुलर EDS 4 को कहते हैं, इसमें थिन स्किन देखने को मिलता है और इसमें मेनली कोलाजन टाइप 3 के डिफेक्ट में कारण होता है। ठीक है। काइफोस्क्लेरोटिक टाइप 6 ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें डिफिशियंसी होता है लाइजिल हाइड्रोजिलेज एंजाइम का। उसके बाद टाइप 7 को भी फर्दर डिवाइड किया गया है टाइप A और टाइप B, मतलब कि EDS 7A EDS 7C। तो EDS 7A है उसको कहते हैं आर्थ्रोक्लासिस। इसका मतलब ज्वाइंट है जो हाइपर मोटिलिटी हो जाता है, उसके साथ साथ सबलोकेशन मतलब डिसलोकेशन भी देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी अमाइनो एसिड में कोई भी क्लीवेज नहीं होगा। ये टाइप 1 प्रो कोलाजन के कारण होता है। और उसका जो टाइप C है उसको डर्मेटो एस्पेरासिस कहते हैं। इसमें सीवियर स्किन फ्रैजिलिटी देखने को मिलता है, स्किन इलास्टिसिटी घट जाता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें कोई भी अमाइनो का क्लीवेज नहीं होगा। ये भी टाइप 1 के कारण होगा। ठीक है, टाइप 1 के कारण मेनली A और C होता है। 5 अनक्लासिफाइड टाइप कौन सा है? 5, 8, 9। अब इसका स्कोरिंग किया गया है। एक है 9 पॉइंट बेक्टन हाइपर मोटिलिटी स्कोर और दूसरा है 5 पार्ट क्वेश्चनरी फॉर आइडेंटिफाइंग हाइपर मोटिलिटी। तो ये पांचों इसका मेनली एबिलिटी है, जैसे कि पैसिवली डोर्सिफ्लेक्स, फिफ्थ मेटाकार्पेल फेरेंजियल ज्वाइंट अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? राइट में हो जाए तो 1, लेफ्ट में हो जाए 1। ऐसे ये पांचों देखा जाएगा। और अगर मैक्सिमम 9 पॉइंट आ जाए तो और ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव टेस्ट होता है। वैसे ही इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पाँचों हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा अगर कंफर्म हो गया तो हाइपर मोटिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस से क्या पता चलेगा? यह क्लिनिकल डायग्नोसिस सस्पिक्शन ऑफ क्लासिक EDS रहा। क्लासिक EDS कहने का क्या मतलब था? 1 और 2। तो ब्लड सैंपल लेंगे कोलाजन 5A1 म्यूटेशन स्क्रीनिंग, अगर पॉजिटिव निकला तो डायग्नोसिस कंफर्म, नेगेटिव निकला तो A2 करवाएंगे, क्योंकि A1 A2 दो गो था। अगर A2 पॉजिटिव निकला तो डायग्नोसिस कंफर्म, नेगेटिव निकला तो स्किन बायोप्सी करवाएंगे। पॉजिटिव निकला तो डायग्नोसिस कंफर्म, नेगेटिव निकला तो और भी कोई अदर डायग्नोसिस देखेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो फिजियोथेरेपी लाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज करेंगे जॉइंट पेन के लिए, एक्स्ट्रा वुंड केयर, क्योंकि थोड़ा सा में भी चोट लग जाता है इसलिए एक्स्ट्रा वुंड केयर करेंगे। बियर पैड एंड बैंडेजेज ओवर द इंजरी प्रोन एरिया, जहाँ पे इंजरी होने का खतरा है वहाँ पे पैड या बैंडेजेज यूज करेंगे। ये कॉन्टैक्ट ये सब स्पॉट में थोड़ा कम रुचि दिखाएंगे, जैसे जिस एक्सरसाइज करने से चोट सब लगने की संभावना हो उसको अवॉइड करेंगे। विटामिन C, कैल्शियम और विटामिन D खाएंगे। उसके बाद कार्डिक प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेस करेंगे, एनुअली इको कार्डियोग्राम करवाएंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें दोनों सेक्स इन्वॉल्व इक्वली होते हैं। ये नहीं कि मेल को ज़्यादा होगा फीमेल को ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को दोबारा होने के चांसेस 25% होते हैं। ये ज़्यादा जो सेम कास्ट में मैरिज होता है ना, उसमें ये ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फैमिलियर मिडेरियन फीवर। तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है। तो हम देखें अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट में कि स्कीपिंग नहीं होता है जीन का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्कीपिंग ऑफ जीन देखने को मिलेगा। इसका कहने का क्या मतलब है? हमारे नानी को हुआ तो मम्मी को नहीं होगा, मेरे को होगा, इस तरह से ये होता है। ठीक है। एक बीच वाला जो होता है ना, उनको कुछ नहीं होता है, वो कैरियर की तरह काम करते हैं। तब इसका देखते हैं कैसे ये ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि होमोजाइगस जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड हैं और इधर ये कैरियर है। ठीक है। तो कैरियर छोटा कर दिए हैं, ए ए और इधर से फिर ये ए
और फिर ये इधर से ए। यहाँ पर जो हमारा कैरियर है वो क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट अगर रिसेसिव है तो कभी भी डोमिनेंट को ओवरलैप नहीं करेगा, वो कैरियर की तरह रह जाएगा, डिजीज शो नहीं करेगा। तो ट्रांसमिशन कितना होगा, 0%। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो कैरियर पेशेंट हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। कैरियर पेशेंट हेट्रोजाइगस हैं तो जैसे कि ए ए ए ए। ठीक है। अब यहाँ पर से आ गया हमारा ए बनेगा, फिर ए और यहाँ ए। अब ये एक बच्चे को क्या हो जाएगा, डिजीज होगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये कैरियर है और डोमिनेंट उसको उसके सिम्टम को क्या कर रहा है, इन्हें ओवरलैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो सिम्टम शो नहीं करेगा। कहाँ पे सिम्टम शो करेगा, यहाँ पर। मतलब 25% सिर्फ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये आ सकता है। लेकिन अगर होमोजाइगस पेशेंट रहा तो, होमोजाइगस मतलब कि दोनों, मान लीजिए डिजीज वाला है और ये नॉर्मल है। ठीक है। होमोजाइगस अफेक्टेड पेशेंट और हेट्रोजाइगस कैरियर पेशेंट रहेगा तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 50%। कैसे, तो देखिए ये यहाँ से ए यहाँ से ए ये यहाँ से ए और ये यहाँ से ए। मतलब 50% क्या होंगे, डिजीज हो गया, 50% कैरियर होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, ये जो म्यूटेंट जीन होता है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस स्टेट में। होमोजाइगस स्टेट कहने का क्या मतलब है कि अगर जो अनअफेक्टेड पेशेंट, जो अनअफेक्टेड जीन है वो क्या हो, होमोजाइगस हो। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोसोमल रिसेसिव जो होता है ना, वो मोस्ट कॉमन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, और इसमें वो जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो म्यूटेंट जीन होते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये है ना, जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इसमें देखने को मिलेगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यूनिपेरेंटल डायसोमी भी सस्पेक्ट होंगे। तो चलिए इसके देखते हैं क्या क्या इसमें होगा। तो इसका एग्जाम्पल में हम इस तरह से इसका निमोनिक्स बनाए हैं। फ्राइड पूरी और गरम चावल मस्त है। क्या है, फ्राइड पूरी और गरम चावल मस्त है, ये इसका निमोनिक्स है डिजीज का। फ्राइड एफ से क्या होगा, फ्रेडरिच एटैक्सिया। पूरी क्या क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। गरम का क्या होगा, ग्लैक्टोसेमिया। सी चावल है ना, चावल क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल। तो सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, एच से हेमोक्रोमेटोसिस, ए से एंटी ट्राइप्सिन डिफिशियंसी, डब्ल्यू से विल्सन डिजीज, ए से एल्केप्टोन्यूरिया, एल से लाइजोजोमर और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मस्त है। एम से क्या हो जाएगा, मस्कुलर एट्रोपी। ए से हो जाएगा एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। एस से सिकल सेल अनेमिया। टी से थैलासेमिया और है से होमोसिस्टिन्यूरिया। इतना डिजीज मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में आएगा। तो याद करने कितना आसान है, फ्राइड पूरी और गरम मसाला, गरम चावल क्या है, मस्त है। तो चलिए अब इसके डिजीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PKU कहते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जो एक एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसका नाम है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है, तो सबसे पहले फिनाइल अलानिन के बारे में बताती हूँ। ये एक अमाइनो एसिड है जो मेनली लीवर में जाकर अपने आप को थायरोसिन में बदल देता है। किसकी मदद से, तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज की मदद से। मतलब कि फिनाइल अलानिन लीवर में जाके थायरोसिन में बदल जाता है, किसकी मदद से, तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम की मदद से। और बाद में वो फर्दर मेटाबॉलिज्म हो के एसीटो एसीटेट और फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एसीटो एसीटेट क्या है, कीटोन बॉडी, फ्यूमरेट ग्लूकोज, ये दोनों बाद में एनर्जी की तरह काम करते हैं और यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर फिनाइल की तो जो फिनाइल अलानिन है वो थायरोसिन में कन्वर्ट हो ही ना, तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में फिनाइल अलानिन ज़्यादा हो जाएंगे।
तो ये क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? तो इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट होगा, तभी तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि ये इसमें एंजाइम फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज इनसफिशिएंट हो जाते हैं, जिसके कारण फिनाइल अलानिन थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और इसलिए हमारे ब्लड में फिनाइल अलानिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हाइपर फिनाइल एलानिनेमिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप फिर यहाँ पे कीटोन्यूरिया क्यों कहा गया है? ये जो फिनाइल अलानिन है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन में, इसलिए इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी का नाम दिया गया है। स्टार्टिंग में जब ये फीटस के फॉर्म में रहता है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो मदर का एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब ये जन्म लेता है, जब तक ये फूड नहीं खा रहा है प्रोटीन रिच फूड, तब तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रोटीन रिच फूड खाने लगा तो इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि लो IQ होना, और जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ रहता है ना, उसका स्किन लाइट कलर का होता है, हेयर भी लाइट कलर का होता है, स्वेटिंग और यूरिन जो होता है वो मौसी मतलब चूहे जैसा स्मेल करता है। और ये ऐसा क्यों होता है? तो फिनाइल एसीटेट के हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण। फिनाइल एसीटेट क्या है? तो कीटोन बॉडीज है। ठीक है, ये अगर ट्रीटमेंट हुआ तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 20 साल के अंदर बच्चे की डेथ होने की संभावना रहती है। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम ऐसा डाइट खाएं जिसमें प्रोटीन कम हो। अगर प्रोटीन कम हो, प्रोटीन में कहने का कौन सा मतलब है? मेनली फिनाइल अलानिन का रिस्ट्रिक्शन हो, ना ज़्यादा होगा और ना ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट अगर हो तो ये लाइव भर ट्रीटमेंट के करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एल्केप्टोन्यूरिया की जब बात करें तो ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें जब यूरिन बाहर आएगा एयर के कांटेक्ट में तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम ऑर्कोनोसिस भी है। अब ऑर्कोनोसिस कहने का क्या मतलब है? ये इसका कहने का मतलब है ये एक ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे फेस पे आई में क्या हो जाएगा? ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगा। पिक्चर देखना चाहते हैं तो चलिए पिक्चर दिखाती हूँ। इस तरह से डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए आई में भी हो गया है। ये होता क्यों है? तो ये होता है एक एंजाइम जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, उसकी कमी के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है? तो होमोजेनिस्टिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसका कहानी शुरू से सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है जो फिनाइल अलानिन से थायरोसिन नहीं बन सकता है इस एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण। तो इसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी एक डिजीज है। ठीक है, दूसरा डिजीज हम क्या पढ़ रहे हैं? ओसा डिजीज, जिसमें हमारा ये क्या है? एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम क्या है? होमोगेस्टिएट 1,2 डाइऑक्सीजनेज। इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण होमोजेनिस्टिक एसिड माइलोएसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण एल्केप्टोन्यूरिया होता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे डिजीज देखने को मिलेगा। एक तो थैरोसीमिया 2, थैरोसीमिया 3, थैरोसीमिया 1, लेकिन अभी हमें कौन सा पढ़ना है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। उसमें हमारा आया फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसमें कि फिनाइल अलानिन से थायरोसिन कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्केप्टोन्यूरिया, जिसमें क्या है कि होमोजेस्टिएट 1,2 डाइऑक्सीजनेज एंजाइम की कमी हो जा रहा है, जिसके कारण होमोजेनिस्टिक एसिड माइलोएसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एल्केप्टोन्यूरिया हुआ है। जब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को, जैसे कि कार्टिलेज, और ब्लैक डिस्कलरेशन होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में
पास से जो होगा यूरिन का वो नॉर्मल होगा, लेकिन जब वो एयर के कंसल्ट में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा यूरिन। कार्टिलेज ब्लैक कलर के हो जाएंगे, नोज पर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। तब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो अगर ट्रीटमेंट करना है तो टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन। क्या? हाइड्रोक्विनोन। जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है ना क्या और ऑक्रोनोसिस, वहाँ पर आप टॉपिकल एप्लीकेशन कीजिए हाइड्रोक्विनोन का, जो लिमिटेड हो जाता है। अब ये हाइपर पिगमेंटेशन तो सही हो जाएगा। ठीक है। जब एक्टोपिनुरिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, लो डाइट प्रोटीन लेंगे, लो प्रोटीन डाइट लेंगे। डॉक्टर आपको विटामिन सी जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा मात्रा में लेने को कहता है, जिससे कि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है होमोजेनिस्टिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, HGA, इसका एक्यूमुलेशन कार्टिलेज में कम हो जाए। और अगर पेन हो रहा है तो आपको एनसिड भी लेने को कहा जाता है।